Hello everyone. In previous class, we were discussing on fourth chapter of business, BST Business Services, in which we have covered banking and insurance. In today's class, we will consider differentiate between लाइफ फायर एंड मैरिन इंश्योरेंस. इट मीन्स जहां हमने इंश्योरेंस हमने पढ़ा लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड मैरिन इंश्योरेंस, ये मोस्टली हमने ये कंसिडर किया. इन तीनों में क्या डिफरेंशिएट हो सकता है, क्या एक बोलते हैं ना डिफरेंस का पार्ट हमारे रहेगा, एक एक पॉइंट में कंसिडर करेंगे हम लोग. तीनों में क्या डिफरेंशिएट, लाइफ का क्या इंश्योरेंस का पार्ट अलग है और फायर एंड मैरिन इंश्योरेंस में वर्किंग का तरीका अलग है. क्योंकि यह किसी की लाइफ में मैटर करती है तो यहाँ पर किसी सीधे सीधे मॉनिटरी टर्म्स मैटर करती है. तो दोनों में क्या डिफरेंस, तीनों में क्या डिफरेंशिएट हो सकता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे वर्किंग करेगा, ये सारी चीजें हम लोग कंसीडर करेंगे. सबसे पहले आता है बेसिस ऑफ डिफरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और मेराइन इंश्योरेंस. सब्जेक्ट मैटर, यहाँ सब्जेक्ट मैटर क्या होगा मेरा, ह्यूमन लाइफ. एक ह्यूमन लाइफ को हम लोग इंश्योर करके चलेंगे. यहाँ पर कोई फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकती है या फिर कोई भी असेट से हो सकती है. यहाँ पर हम बात करेंगे तो थ्री थिंग्स दिखती है हमने, या तो हमारे शिप को लॉस होगा या हमारे कार्गो डैमेज होगा और अदरवाइज नॉन पेमेंट ऑफ फ्रेट. इन तीनों चीजों का हम लोग यहाँ पर इंश्योरेंस कराकर चलेंगे. एलिमेंट, जब एलिमेंट की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस में एक प्रोटेक्शन भी है अपनी लाइफ को और साथ में क्या है इन्वेस्टमेंट भी है. लॉस हुआ तो प्रोटेक्शन के तौर पे क्या है, फैमिली को जो भी हमने एक नॉमिनी रखा था उसको उसका पेमेंट मिल जाएगा, ठीक है. बट अगर कुछ नहीं होता तो इन फ्यूचर उस पर्टिकुलर पर्सन को आफ्टर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उसको वो पैसा मिलेगा. तो इन से क्या है, प्रोटेक्शन भी है, साथ में क्या है कि इन्वेस्टमेंट का पार्ट भी है. बट यहाँ पर क्या है, ओनली प्रोटेक्शन है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है. अगर लॉस हुआ तो ही पेमेंट मिलेगा, अदरवाइज कोई पेमेंट नहीं मिलेगा. सेम यहाँ पर है, यहाँ पर भी हम लोग क्या है प्रोटेक्शन का पार्ट कवर करके चलेंगे. तो ये हमारा इंश्योरेंस प्रोटेक्शन हो गया. फिर आता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट. इंश्योरेबल इंटरेस्ट सबका अपना अपना हो सकता है. मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम. अब ये कब होना चाहिए, इंश्योरेबल इंटरेस्ट लाइफ इंश्योरेंस में एट द टाइम ऑफ इफेक्टिंग पॉलिसी. जब पॉलिसी थी तब इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए. जब पॉलिसी, जब कोई भी प्रॉब्लम हुई तब हो या नहीं हो, सीधी सी बात है. किसी पर्सन ने अपना लाइफ इंश्योरेंस किया तो उसका अपनी लाइफ में इंश्योरेबल इंटरेस्ट है. इट मीन्स वो सर्वाइव कर रहा था, लाइफ थी उसकी. बट जब उसके प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, जब डेथ हो गई, तो उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट बचागा, तो उसकी लाइफ ही नहीं बची. तो वो जब भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट की बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस में, तो एट द टाइम ऑफ इंश्योरेंस ही अवेलेबल होगा. जब कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी तब वो जरूरी नहीं है वो इंश्योरेबल इंटरेस्ट अवेलेबल हो. नॉट नीड बी नेसेसरी एट द टाइम ऑफ व्हेन द क्लेम वाज ड्यू. इट मीन्स जब डेथ हो उसकी तब इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो, जरूर कंपलसरी नहीं है. तो ये सिंगल टाइम ही इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा. यहाँ पर क्या है, present both at the time of affecting policy as well as when claim was due. जब पॉलिसी कराई तभी होना चाहिए और जब हमने क्लेम लिया तभी इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए. ये किस में हमने बात की, फायर इंश्योरेंस में. अब मेरा इंश्योरेंस की बात करेंगे तो प्रेजेंट एट द टाइम व्हेन क्लेम वाज ड्यू एट द टाइम ऑफ लॉस और ओनली. ठीक है, जब हम लॉस लगा तो ही इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो. इट मीन सीधे सीधे हमने क्या बोल दिया कि जब हमने इंश्योरेंस कराया, इंश्योरेंस कोई भी करा सकता है, लेकिन जब लॉस क्लेम लेने जाओगे तो आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए. इट मीन क्लेम उसी को मिलेगा जिसका इंटरेस्ट होगा. अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आपको क्लेम भी नहीं मिलने वाला. ड्यूरेशन, लाइफ इंश्योरेंस क्या है, लंबे टाइम चलने वाला, जब तक लाइफ रहेगी. इट मीन ये 5 to 30 ईयर्स हो सकता है, ठीक है. बट फायर इंश्योरेंस अभी इनकी बात करें तो फायर इंश्योरेंस पर्टिकुलर 1 ईयर के लिए होगा और ये जब तक हमारी शिप नहीं पहुंच जाती. ठीक है, एक्सिड ए ईयर एंड टेकन फॉर अ लॉन्गर पीरियड रिमेनिंग फ्रॉम 5 to 30 ईयर्स, मतलब 1 ईयर टू 5 to 30 ईयर जो भी हमारा टाइम पीरियड है. यहाँ फायर इंश्योरेंस की बात करेंगे तो नॉट एक्सीड 1 ईयर, यहाँ पर सिंगल पर्टिकुलर 1 ईयर के लिए. और जब मेराइन इंश्योरेंस की बात करेंगे वही पीरियड लेंगे वयाग या फिर मिक्स. इट मीन जैसे ही जो हमारी शिप है जैसे डेस्टिनेशन पहुंच जाएगी तो वो इंश्योरेंस वाला पार्ट भी खत्म. ये भी हो सकता है हम लोग 1 ईयर का भी ले सकते हैं, जैसी हमारी नीड होगी वैसा हम लोग लेके चलेंगे. तो जनरली हम क्या मानते हैं, जैसे डेस्टिनेशन पे हमारी शिप पहुंची इंश्योरेंस का मैटर खत्म. अब बात करते हैं इंडिमनिटी. इंडिमनिटी मतलब कितना लॉस उसको मिलेगा, वो एक्चुअल लॉस की बात करके चल रहे थे हम लोग. नॉट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडिमनिटी. इंडिमनिटी क्यों नहीं है कि मैं जितनी इंश्योरेंस पहले से कराऊंगा उतना मेरे को पेमेंट मिलेगा.
कहीं से हमने 10 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, कहीं से 20 लाख की पॉलिसी ले रखी है, कहीं से अदर पॉलिसी ले रखी है। एग्रीगेट हमने बोल दिया हमने 50 लाख की पॉलिसी ले रखी है। उस पर्टिकुलर पर्सन के कोई डेथ हो गई या फिर कोई प्रॉब्लम हुई तो कंप्लीट 50 लाख मिलेगा, ये इंडिमनिटी था। बट फायर और मैरिन इंश्योरेंस में हम कितने, हमने सोचा हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 लाख है और हमने कोई फोर इंश्योरेंस कंपनी से 10 लाख के मल्टीपल में इंश्योरेंस करा लिया। हमने क्या सोचा, अब चारों कंपनी हमारा 40 लाख रुपया टोटल दे देगी, तो यहाँ पे इंडिमनिटी में क्या होगा, ये चारों कंपनी मिलके जो एक्चुअल अमाउंट है उसका मैक्सिमम पार्ट देगी, मतलब 2.5 हिसाब से देगी। तो मतलब इंडिमनिटी मतलब जो एक्चुअल लॉस है वही मिलेगा, आप कितनी जगह से इंश्योरेंस करा लो या कैसे ही इंश्योरेंस करा लो। लाइफ इंश्योरेंस कंप्लीट है। नोट बेस्ड ऑन प्रिंसिपल इंडिमनिटी, the sum assured is paid either on the happening of a certain event of the maturity of the period, जैसे इवेंट होगा आपको कंप्लीट पेमेंट मिलेगा। फायर इंश्योरेंस से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी, इंडिमनिटी मिलेगी। कैन क्लेम ओनली द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस, जो एक्चुअल अमाउंट लगा है, लॉस लगा है, वही हमारे को मिलेगा फ्रॉम द इंश्योरेंस। द लॉस टू द इंश्योरेंस इंडिमनिफाइड सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम लिमिट ऑफ पॉलिसी अमाउंट। यहाँ पर एक्चुअल लॉस और मैक्सिमम पॉलिसी अमाउंट दोनों में से जो भी आप बोलते हैं ना इंश्योरेंस कंपनी को बेटर लगेगा वही देगी। अगर लगता है एक्चुअल लॉस ज्यादा है और इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट कम है तो इंश्योरेंस पॉलिसी वाले मिलेगा। एक्चुअल लॉस कम है और इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट ज्यादा है तो एक्चुअल लॉस देगी, तो इट मीन्स कंपनी को जो बेस्ट लगेगा वो देगी। तो ये इंडिमनिटी था। मेरा इंश्योरेंस की बात करें, यहाँ पे इंडिमनिटी है मार्केट वैल्यू ऑफ द शिप, यहाँ पे शिप की मार्केट वैल्यू कॉस्ट डिस्ट्रॉय एट द सी एंड द लॉस विल बी इंडिमनिफाइड। जो भी बोलते हैं ना, जो भी ठीक लगे उनको हिसाब से वो पे आउट करेगी। तो जनरली मार्केट वैल्यू ही कंसीडर करते हैं मेरा इंश्योरेंस में। ये इंडिमनिटी था। लॉस मेजरमेंट, हम लॉस कैसे मेजर करेंगे, किसी पर्सन की डेथ को हम मेजर नहीं कर सकते, बट ये तीनों क्या है मॉनिटरी फॉर्म में, मॉनिटरी फॉर्म में तो हमारे लिए क्या है, इनको काउंट करना मेजर करना भी पॉसिबल है, हम इसको मेजर कर सकते हैं। एक आता है सरेंडर वैल्यू और पेड अप वैल्यू। सरेंडर वैल्यू इंटर मीन्स जैसे हमने 10 लाख की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली और अब तक हमने 4 लाख रुपीज वाला पार्टीशन डिपॉजिट कराया, अब हमारे को लगता है कि हमारे को लाइफ इंश्योरेंस को आगे कंटिन्यू नहीं करना और वो सारा पेमेंट वापस लेना है, तो इट मीन्स हमने उसको क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया और जितना पेमेंट किया था वो हमारे को वापस चाहिए, तो ये 4 लाख एज इट इज मिल जाएगा। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कंप्लीट पेमेंट मिलेगा। ठीक है, कंप्लीट मतलब आपको कंप्लीट प्रीमियम अमाउंट देना पड़ेगा और जो प्रीमियम दिया है अगर आपको कोई लॉस जनरेट नहीं होता तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, बट यहाँ पर चांसेस है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसे सरेंडर वैल्यू और पेड वैल्यू ये रखते हैं क्योंकि हम ऐसे ऐसे क्लेम ले सकते हैं, बट यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। सेम मेरा इंश्योरेंस में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो सरेंडर वैल्यू पेड वैल्यू हो गई जो हमने एक्चुअल अब तक पे आउट कर दिया। पॉलिसी अमाउंट, वन कैन इंश्योर फॉर मनी अमाउंट इन लाइफ इंश्योरेंस, जैसा हमने ऊपर वाला पॉइंट पढ़ा था एक इंडेमनिटी कि हम कितना क्या इंश्योरेंस करा के चलेंगे, एक्चुअल अमाउंट क्या है, तो वहां पर इंडेमनिटी में मैंने यही बताया था कि हम कई जगहों से इंश्योरेंस का अमाउंट पॉलिसी ले सकते हैं। बोलते हैं ना सिंगल पर्सन नंबर ऑफ पॉलिसी ले सकता है एक सिंगल लाइफ पे, तो यहाँ पर क्या है वन कैन इंश्योर अमाउंट इन इन लाइफ इंश्योरेंस, मतलब 20 लाख 60 लाख टोटल कितना अमाउंट करे वो सब काउंट होगा। बट अगर यहाँ पर अलग अलग अमाउंट अमाउंट हमने ले लिया तो काउंटेबल नहीं है, जो भी एक्चुअल लॉस है वही मिलेगा। इन लाइफ इंश्योरेंस द अमाउंट ऑफ द पॉलिसी कैन नॉट बी मोर देन द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, मतलब जो भी अमाउंट मिलने वाला है वो सब्जेक्ट मैटर से ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर 10 लाख का इंश्योरेंस था और 10 लाख का ही लॉस लगा तो 10 लाख ही हमारे को मिलेगा, जैसे हमने इंश्योरेंस से कितनी कंपनी से ज़्यादा ज़्यादा करवा रखा हो। इन मैराइन इंश्योरेंस द अमाउंट ऑफ द पॉलिसी कैन बी मार्केट वैल्यू ऑफ द शिप, यहाँ पर जब भी काउंट करेंगे तो हम शिप की और कार्गो की मार्केट वैल्यू को कंसीडर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज कंटिजेंसी ऑफ रिस्क। यहाँ पर रिस्क क्या है, हमारी सर्टेनिटी है कि मतलब एक पर्सन के साथ लॉस होगा ही होगा, उसके डेथ के चांसेस 100% है। डेथ और ऑफ मैच्योरिटी और पॉलिसी इज बाउंड टू बी हैपन, या तो उसकी डेथ होगी या फिर जो पॉलिसी की मेच्योरिटी है वो होनी ही होनी है, देयरफॉर क्लेम विल बी प्रेजेंट। इट मीन्स कंपनी को आज नहीं तो रिटायरमेंट के टाइम उसको क्लेम देना पड़ेगा, पर यहाँ पर लॉस हुआ तो ठीक है, अदरवाइज पेमेंट नहीं करना। द इवेंट दैट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ फायर, अगर फायर होगी तो ही इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा, जिसमें नहीं मिलेगा
मे नॉट हैपन, अगर नहीं होती है एन एलिमेंट अनसर्टेनिटी एंड देयर मे नॉट बी नो क्लेम, नो नॉट हैपनिंग ऑफ द इवेंट एंड नो क्लेम। सेम यहाँ है, नॉट अगर एनी लॉस, उस केस में क्लेम भी नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी रहेगी। ठीक है, यहाँ पर सर्टेनिटी है कि हमारे सर्टेनिटी इन द सेंस, या रिस्क की बात करें, रिस्क की सर्टेनिटी है तो क्लेम भी 100% कंपनी को देना पड़ेगा। जैसे आज रिस्क के साथ तो हमारे को क्लेम देना पड़े, अदरवाइज जब लॉस बोलते हैं रिटायरमेंट होगा तब देना पड़े, कंपनी का तो पेमेंट लगना है, इंश्योरेंस कंपनी को पे आउट करना है। बट यहाँ पर लॉस अक्योर होगा उसी केस में पेमेंट जाएगा, अदरवाइज पेमेंट देने की रिक्वायरमेंट हमारे को नहीं है। तो ये हमारा इंश्योरेंस कंपनी का एक डिफरेंशिएट के साथ इंश्योरेंस वाला पॉइंट एंड हुआ। अब हम बात करके चल रहे थे, जब ऊपर हमने बात की थी इंश्योरेंस कंपनी के टाइम्स या फिर इंश्योरेंस के टाइप्स। इंश्योरेंस के टाइप्स अपने हम जो ऊपर कंसिडर किए थे, एक फॉर्मेट देखा था हमने, उस फॉर्मेट में हमारे कुछ एक अदर हमारे कुछ एक जनरल इंश्योरेंस बच के थे। जनरल इंश्योरेंस के ऊपर ऊपर क्लियर कर देता हूँ एक्चुअल में क्या है। हमने जो कंसिडर कर लिया लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में मेराइन और फायर इंश्योरेंस। अब फायर इंश्योरेंस के अलावा हमारे कुछ एक पार्ट और बच रहे हैं, जिसमें बर्गलरी इंश्योरेंस, कैटल इंश्योरेंस, मतलब तरह तरह के इंश्योरेंस हमारे जो बच रहे हैं वो हम कवर करने वाले हैं। अब इन जो हमने जनरल इंश्योरेंस हमने कंसिडर करनी है उनको बोलते हैं ना, एक डीपली देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले आता है हमारा हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस मीन्स किसी पर्टिकुलर की अगर हमें जनरल लाइफ इंश्योरेंस किया है तो उसकी लाइफ को हमने प्रोटेक्ट किया है। बट कोई पर्सन चाहता है कि वो अपनी अपनी फैमिली की एक हेल्थ को प्रोटेक्ट करना चाहता है, या बोलते हैं ना छोटी मोटी बीमारियों से, या फिर जो एक डेली उसको एक्सपेंसेस लगने वाले, उन सबसे प्रोटेक्शन लेने के लिए एक पर्टिकुलर हेल्थ के लिए उसने इंश्योरेंस लगाया कि कोई भी प्रॉब्लम हुई, जैसे एक्सीडेंट हुआ छोटा मोटा, या फिर कोई इंजरी हुई, या फिर छोटे मोटे जो केसेस चलते रहते हैं, उनके लिए जो मैंने एक इंश्योरेंस ले लिया वो मेरा क्या हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस। जो छोटी मोटी बीमारी है या कोई डिजीजेस है, वो यहाँ पर होल लाइफ कवर नहीं करा, बस वो डिजीजेस कवर कर रहा है जिसमें हमारे पास एडिशनल पेमेंट देना बनना पता। सीधे सीधे हम बोल सकते हैं मेडिक्लेम जो मिलता है वो सारा किसका पार्ट हो गया, हमारे हेल्थ इंश्योरेंस का। हेल्थ इंश्योरेंस सेफगार्ड अगेंस्ट द राइजिंग मेडिकल कॉस्ट, के बाद जो हमारी मेडिकल कॉस्ट लगती है उसको कवर करते हैं हम लोग यहाँ पर। ये हेल्थ इंश्योरेंस इंश्योरेंस पॉलिसी इज ए कॉन्ट्रैक्ट। अभी कॉन्ट्रैक्ट है किसके बीच में, इंश्योरेंस मतलब कंपनी और इंडिविजुअल और ग्रुप। या तो कोई इंडिविजुअल ले सकता है या कोई ग्रुप ले सकता है अपनी फैमिली के लिए, या फिर अपनी कंपनी को अपने एम्प्लॉयज के लिए ले लिया। इन विच द इंश्योरर एग्रीज, मतलब कंपनी एग्री करती है स्पेसिफिक हेल्थ इंश्योरेंस एग्रीड अपॉन द प्राइस, प्रीमियम पे आउट करना है हमारे को डिपेंडिंग अपॉन द पॉलिसी। अब जो भी प्रीमियम होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, पॉलिसी पर। अगर लगता है कि कोई पर्सन है एजेड है, उसमें बोलते हैं नंबर ऑफ डिजीजेस अवेलेबल होगी, तो उस केसेस में उसकी प्रीमियम अमाउंट क्या होगा, हायर होगा। अगर यंगस्टर है उसकी प्रीमियम क्या है, डाउन होगी। क्यों, क्योंकि इतने प्रॉब्लम उसकी क्रिएट नहीं वाले। तो यहाँ पर प्रीमियम है उसकी पॉलिसी पर डिपेंड करता है। प्रीमियम है पेबल इधर इन द लमसम, या तो हम लमसम पे कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट पे आउट कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस यूजुअली प्रोवाइड इधर द डायरेक्ट पेमेंट और रिप्लेसमेंट फॉर एक्सपेंसेस, या तो हम डायरेक्ट पेमेंट करें, रिप्लेसमेंट करेंगे जो भी एक्सपेंसेस लगे हमारे इलनेस से रिलेटेड या फिर कोई भी इंजरी से रिलेटेड, वो इंश्योरेंस कंपनी को सीधे सीधे पे आउट करके चलेगी। द कॉस्ट एंड रेंज ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइडेड बाय हेल्थ इंश्योरेंस डिपेंड ऑन द प्रोवाइडर एंड पॉलिसी परचेज। यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी क्या पे आउट करेगी, ये किस चीज पे डिपेंड करता है, जो हमने पॉलिसी परचेज की है, पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन क्या थी, या फिर हम क्या इंश्योरेंस कंपनी क्या प्रोवाइड करके चल रही है, उस दोनों बातों में मैटर करेगी। इंडिया में बात करें तो सीधे सीधे हेल्थ इंश्योरेंस में क्या कवर हो गया, हमारे मेडिकल मेडिक्लेम पॉलिसी, जो एक मेडिक्लेम लेके चलते हैं, जिसमें हमने ईयरली ले लिया कि अगर कोई प्रॉब्लम होगी, जो भी इंजरी वगैरह है, इलनेस है, उसका सीधे सीधे कंपनी से इंश्योरेंस कंपनी से पेमेंट मिलेगा। तो ये मेरा क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस। या तो इंडिविजुअल के लिए ले सकते हैं, ग्रुप के लिए, एसोसिएशन के लिए, कॉर्पोरेट बॉडीज के लिए, कई बार हम लोग क्या फैमिलीज के लिए भी लेते हैं। तो ये तक के हमें था हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस के बाद सेकंड आता है मेरा मोटर व्हीकल इंश्योरेंस। ये एक जनरल पार्ट हो गया, जनरली हम लोग क्या है देखते आ रहे हैं मोटर व्हीकल हमारा इंश्योरेंस। मोटर व्हीकल इंश्योरेंस फॉल्स अंडर द क्लासिफिकेशन जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में कवर कर लिया हमने। दिस इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर, सबसे पॉपुलर हमारा
इंपॉर्टेंट इंग्लिश डेट बाय डे, हर क्या है कंपलसरी भी हो चुका। मोटर इंश्योरेंस ऑनर लाइबिलिटी टू कंपनसेट पीपल हु वर किल्ड और इंश्योर्ड थ्रू नेग्लिजेंस ऑफ मोटर राइट्स ड्राइवर पास्ड ऑन द इंश्योरेंस कंपनी। अल्टीमेटली अगर कोई ए पर्सन है, उस व्हीकल चला रहा, बाइक चला रहा है, जो भी उसके पास मोटर व्हीकल थी, उसने बी पर्सन के साथ कोई भी लॉस डैमेज किया या फिर बी की डेथ हो गई, तो लाइबिलिटी किसकी जनरेट होती है? ए की। ठीक है, व्हीकल के लिए भी या फिर उसकी डेथ के लिए भी। तो वो सारा पार्ट किस पे चला गया? हमारी इंश्योरर के पास, इंश्योरेंस कंपनी के पास। तो एक जो लॉस था इस ए पर्सन के साथ, वो सारा सारा किस में डाइवर्ट कर दिया उसने? इंश्योरेंस कंपनी को। द रेट ऑफ प्रीमियम मोटरसाइकिल इज स्टैंडर्डाइज, मतलब इस इंश्योरेंस का जो इंश्योरेंस प्रीमियम का स्टैंडर्ड है, मतलब जनरली बोलते हैं ना, सबके लिए इक्वल सा है, कोई हायर नहीं है, ज्यादा नहीं है। मतलब जो हमारे उसकी मार्केट वैल्यू है, जो एक नॉर्मल थिंग्स है, वो एक नॉर्मल थिंग्स है। ये नहीं है कि पर्सन टू पर्सन मैटर करेगी। यहाँ व्हीकल टू व्हीकल मैटर हो सकती है, बट यहाँ पर कोई बोलते हैं ना अलग से कॉजेज वगैरह नहीं है, जनरली जो है वो सो है। नेक्स्ट इज बर्गलरी इंश्योरेंस। बर्गलरी इंश्योरेंस मतलब जो भी थेफ्ट के थ्रू वर्क होने वाला है, कोई भी चीज हमारी स्टॉलन हो सकती है, हमारी कोई बोलते हैं ना पर्सनल प्रॉपर्टी, उसको इंश्योर्ड करने के लिए मैंने क्या किया, मेरा बर्गलरी इंश्योरेंस falls under the classification insurance property in case of burglary policy the loss of damage household goods। हमने हाउसहोल्ड गुड्स कवर कर ली, या प्रॉपर्टी परचेट कर ली, या मेरी कोई पर्सनल अफेक्ट हो सकती है, या तो थेफ्ट, लार्जरी या बर्गलरी, ये सारा थेफ्ट का पार्ट हो गया। हाउस ब्रेकिंग या फैक्ट ऑफ सच नेचर एंड कवर्ड द एक्चुअल लॉस इज कंपनसेट। जो भी एक्चुअल लॉस होगा वो आपको मिलेगा। इसके लिए कंडीशंस क्या लगती है? इंश्योरेबल इंटरेस्ट। जब इंश्योरेबल इंटरेस्ट की हमने बात की, तो कब एग्जिस्ट होना चाहिए? जब लॉस लगा है। जरूरी नहीं है कि जब आपने पॉलिसी ली थी तब आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो। तो इट मीन्स आपका इंश्योरेंस कब होना चाहिए? जब एक्चुअल लॉस हुआ हो। जस्ट लाइक ए पर्सन था, उसने इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली अपनी कोई प्रॉपर्टी के लिए, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है। अब ए पर्सन की जब पॉलिसी ली तब शादी नहीं हुई थी, अब बी से मैरिज हुई उसकी, तो अब बी जब पॉलिसी ली थी तब उसका कोई रोल नहीं था। अब क्या है, उस प्रॉपर्टी में बी का रोल भी रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि हमने सीधा सीधा बोला कि जब पॉलिसी हमने ली थी तब उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं था, बट जब लॉस हो रहा है तब उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। फिर है कॉज ऑफ प्रॉक्सिमा, मतलब जो नियरेस्ट कॉज है उसको ही हम लोग कंसिडर करेंगे। liable to pay only the particular nearest cause that is covered by the policy। जो हमने पॉलिसी में बोला था ना कि हाँ, ये हमारे रीजंस होते हैं, उन रीजंस को ही हम लोग कंपलसेट करेंगे। एग्जांपल, कॉज्ड बाय सेवरल रीजन, बहुत सारे रीजंस हो गए, हमारे को नियरेस्ट कॉज देख के चलना है, जो जिसकी बेसिस पर वो पेमेंट करके चलेगी। तो नियरेस्ट कॉज ही हमारा क्या बनेगा, क्या है, कॉज ऑफ प्रॉक्सी। तो यहाँ पर इस बर्गलर इंश्योरेंस में नियरेस्ट क्लोज हमारा कंसिडर करके चलना है। नेक्स्ट इज कैटल इंश्योरेंस। जो एक पर्टिकुलर हमारे कैटल्स है, उन कैटल्स का इंश्योरेंस हम लोग करा सकते हैं। जस्ट लाइक हम लोग बात करते हैं, एक सिंपल पर्सन है, फार्मर है, जो मिल्क प्रोड्यूस करता है, अपनी सेल करता है। ठीक है, तो मिल्क से उसको सेविंग्स हो रही है, एक बिजनेस चल रहा है। अगर उस कैटल के पर्टिकुलर जो भी बफेल है उसको कोई लॉस लगता है, उसकी डेथ होती है, तो अल्टीमेटली उस पर्सन का बिजनेस अफेक्टेड होगा। तो बिजनेस अफेक्टेड होगा, तो वो एक जो बफेलो थी, कैटल थी, उसके लिए क्या हो गया, एक असेट्स हो गई। तो उसकी असेट्स को प्रॉब्लम हो रही है। तो इस केसेस में हमने बोला, उस बफेलो की वैल्यू आज की तारीख में हम जो परचेज की थी 50,000 रुपए में हमने परचेज की थी। तो ये कैटल की प्राइस हो गई, एक्चुअल थिंग नहीं है। तो उस कैटल का भी इंश्योरेंस हम लोग करा सकते हैं। कैटल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय सम ऑफ मनी सिक्योर टू एश्योर्ड इन द इवेंट ऑफ डेथ। या तो हम उसकी डेथ पर, जैसे हमारे बल्स हो सकती है, बेफेलेस हो सकती है, काउज है, ये सारे हो सकते हैं। डेथ रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सीडेंट, अब उसकी डेथ हो गई या तो उसके एक्सीडेंट के कारण से, डिजीज के कारण से, या प्रेग्नेंट कंडीशन के कारण, जो भी केस हो, यूज अंडर टू पे एक्सेस इन द इवेंट ऑफ लॉस। जब लॉस होगा तो उसको पेमेंट मिल जाएगा। जो उसको मॉनेटरी लॉस लगने वाला था वो मॉनेटरी सपोर्ट पूरा मिलेगा। ये हमारा क्या था, कैटल कैटल इंश्योरेंस। नेक्स्ट इज क्रॉप इंश्योरेंस। जब भी क्रॉप्स की बात करेंगे हमारे माइंड में एक ही चीज आनी चाहिए, फार्मर्स। फार्मर्स की जो भी क्रॉप है उसको इंश्योरेंस कराया हमने, चाहे वो फ्लड के रीजन से हो या ड्रॉट के रीजन से हो, वो सारा ही मेरा क्या है, क्रॉप इंश्योरेंस। कॉन्ट्रैक्ट क्रॉप इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोवाइड मेजर ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट। किसको मिलेगा फाइनेंशियल सपोर्ट? हमारे फार्मर्स को, इवेंट ऑफ क्रॉप फेलियर हो गए ड्रॉट के कारण या फिर फ्लड के कारण।
दिस इंश्योरेंस कवर अगेंस्ट द ऑल रिस्क ऑफ लॉस और डैमेज रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, जैसे राइस, वीट, मिलेट्स, ये कोई भी हो सकता है। मतलब क्रॉप का हमने इंश्योरेंस कर दिया जिससे फार्मर्स को एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, वो मेरा था क्रॉप इंश्योरेंस। क्रॉप इंश्योरेंस की बात करते हैं स्पोर्ट्स इंश्योरेंस। जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो भी अपना इंश्योरेंस करा के चलते हैं, जैसे अपनी खुद का हो या फिर अपने इक्विपमेंट्स का हो। बट यहाँ पे कंसिडर कर चलना, जो प्रोफेशनल पर्सन जो हाई लेवल पर है उनका इंश्योरेंस नहीं होगा, बाकी अदर्स का हम लोग इंश्योरेंस कराकर चलेंगे। दिस पॉलिसी assures comprehensive cover available to amateur sportsman covering in this sport equipment। अपने इक्विपमेंट से करा सकता है, कोई पर्सनल अफेक्ट्स का करा सकता है, लीगल लाइबिलिटी उसकी जनरेट हो गई किसी स्पोर्ट्स के वजह से, किसी के सामने वाले की डेथ हो गई तो लीगल लाइबिलिटी कर सकता है, या पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी वो ले सकता है। द कवर कैन आल्सो मेड अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ द नेम मेंबर इंश्योर्ड फैमिली रेजिडिंग। फैमिली के नाम से ले सकता है। नॉट अवेलेबल टू प्रोफेशनल स्पोर्ट्स, मैंने बोला जो बड़े लेवल पे वर्क करते हैं, बड़े स्पोर्ट्समैन हैं, उनको ये इंश्योरेंस की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो खुद के पर्सनल स्पोर्ट्स से लेके चलते हैं, इंश्योरेंस लेके चलते हैं। उसके अलावा जितने बच्चे उनका इंश्योरेंस होगा। इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स कौन सकता है? रनिंग, बैडमिंटन, क्रिकेट, गोल्फ, लॉ टेनिस, ये सारे यूज हमारे हो सकते हैं। जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड पर्सन है वो अपने इक्विपमेंट्स का खुद का इंश्योरेंस करा के चलेंगे, वो मेरा कहता है स्पोर्ट्स इंश्योरेंस। नेक्स्ट इज अमृता सहन शिक्षा योजना। यह सीधे सीधे शिक्षा योजना की बात कर रहे हैं, तो सीधे सीधे किससे रिलेटेड हो गया? हमारे एजुकेशन लाइन से। एजुकेशन लाइन से रिलेटेड की मीन्स कि एक पर्सन है ए, ठीक है, ये किसी अपने इसके चिल्ड्रंस हो सकते हैं बी सी डी वॉट एवर। इस केसेस में जब तक ये पर्सन, ये तीनों क्या है, इस पर डिपेंडेंट है। इस केसेस में ये जो भी पर्सन है वो उनकी जो भी एजुकेशन है उसका एक बर्डन लेके चल रहा है, ठीक है। बट एक एक टेंशन लेगी, जब तक ये सरवाइव कर रहा है तब तक इनकी एजुकेशन चल रही है। जैसे ही इसकी कोई प्रॉब्लम हुई उस केसेस में इनकी एजुकेशन में फर्क पड़ने वाला है। तो उस केसेस में इसने इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग एक पॉलिसी ले ली। जैसे ही इस पर्सन कुछ भी होता है जिस पे डिपेंडेंट है, तो पॉलिसी लेने के बाद टाइम टू टाइम पेमेंट करता रहेगा प्रीमियम का। तो जब भी इनके उसके कुछ होता है तो उस केसेस में इस इनकी एजुकेशन की लायबिलिटी किसकी रहेगी? हमारी इंश्योरेंस कंपनी। वो पॉलिसी में सारा मेंशन होगा कहाँ से क्या एजुकेशन लेने, कितना पेमेंट होगा। तो अल्टीमेटली एक बोलते हैं ना, एजुकेशन से रिलेटेड हमने अगर कोई पॉलिसी ले रखी है चिल्ड्रंस की, डिपेंडेंट चिल्ड्रंस की, वो मेरा क्या है? अमृता सहन शिक्षा योजना का पार्ट हो गया। दिस पॉलिसी ऑफर्ड बाय द जनरल इंश्योरेंस कंपनी सिक्योर एजुकेशन डिपेंडेंट चिल्ड्रन। यहाँ पर ये डिपेंडेंट चिल्ड्रन थे। इफ द इंश्योर्ड पेरेंट या लीगल गार्जियन, जो भी पेरेंट था, लीगल गार्जियन था ए, सस्टेन एनी बॉडीली इंजरी, अगर वो बॉडीली इंजरी होती है इसकी, रिजल्टिंग शॉर्टली डायरेक्टली फ्रॉम एक्सीडेंट, या तो एक्सीडेंट हो सकता है या अदर एक्सटर्नल कॉजेज हो सकते हैं। विजिबल मीन्स इफ सच इंजरी शैल विद इन 12 कैलेंडर मंथ्स ऑफ एक्यूरेंस। जब एक्यूरेंस लेती पॉलिसी तो उसके 12 मंथ्स के अंदर होती है। एंड डायरेक्ट कॉज ऑफ हिज डेथ, या तो उसकी डेथ हो जाए या परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो जाए, या मतलब कैपेबल नहीं रहे। इंश्योरेंस एट आइडेंटिफाई द इंश्योर्ड स्टूडेंट, यहाँ पर इंश्योरेंस स्टूडेंट उनको बेनिफिट मिलेगा। इंश्योरेंस कंपनी की गारंटी होगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी इनको एजुकेशन प्रोवाइड कराने की। इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल covered expenses to the insured from date of occurrence such accident till the expiry of date of policy completion of the duration covered causes whichever occurs first, and such indemnity shall not exceed the sum insured installed in the it means clearly यही है कि जब तक हमारी पॉलिसी चली, मतलब पॉलिसी हमने रखी है, ठीक है, जब पॉलिसी का हमने पेमेंट किया उसके 12 मंथ में कुछ भी होता है तो आगे की पॉलिसी का पेमेंट उनको नहीं करना। और यहाँ पर जब तक उनकी एजुकेशन चलेगी, जो उन्होंने एक अपना एक ड्रीम रखा था कि अपने हमारे को, हमारे चिल्ड्रन को ये ड्रीम कंप्लीट कराना है, उस ड्रीम की एजुकेशन चलेगी, तब तक वो सारी पेमेंट किसको करना है? हमारी एजुकेशन, जो भी हमारी इंश्योरेंस कंपनी है वो उस जिस अकॉर्डिंग एजुकेशन उसके अकॉर्डिंग प्रीमियम जाएगा। बट अल्टीमेटली जो एजुकेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी ए पर्सन पे, उसने किस पे डाइवर्ट कर दी? हमारी इंश्योरेंस कंपनी को। तो वही क्या था? अमृत्या सहन शिक्षा योजना। ऐसे राजेश्वरी महिला कल्याण बीमा योजना, जो पर्टिकुलर किसके लिए? हमारी जो भी वुमेन्स है उनके लिए। दिस पॉलिसी हैज बीन डिजाइन टू प्रोवाइड रिलीफ टू द फैमिली मेंबर ऑफ इंश्योर्ड वुमन, जो भी इंश्योर्ड वुमन है उसकी फैमिली के लिए है। इन केस ऑफ डेथ और डिसेबलमेंट ड्यू टू ऑल काइंड ऑफ एक्सीडेंट
डेथ, डिसेबिलिटी राइजिंग आउट ऑफ प्रॉब्लम, एक्सीडेंटल, वुमेन। कई बार हो सकता है ए है एंड बी है, ए एक बोलते हैं मैन है और ये वुमन है, अगर माना एक की डेथ ऑलरेडी हो चुकी है, उस केसेस में बी ही उसकी क्या है, फैमिली की जो भी है, उनके सी डी ई जो भी उनके चिल्ड्रन से, उनके वो किस पे डिपेंड है, अब बी पर। अगर बी के भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कोई एक्सीडेंट होता है, डेथ होती है, तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये पर्टिकुलर इंश्योरेंस हो गया बी टाइप की वुमेन के लिए, कि इस केसेस में इसकी कोई डेथ होती है, डिसेबलमेंट होता है, तो इनको पेमेंट मिल जाएगा। जरूरी नहीं इसकी डेथ हो रखी हो, कोई भी रीजन हो सकता है, बट पर्टिकुलर एक हाउस होल्ड के लिए, हाउस वाइफ के लिए जो हमने इंश्योरेंस करा के चला, एक पर्टिकुलर लेडीज के लिए इंश्योरेंस कराया, वही क्या था हमारा, क्या है, राजेश्वरी महिला कल्याण बीमा योजना, जो पर्टिकुलर किस पे बेस्ड थी, एक लेडी सपोर्ट के लिए बेस्ड थी। ये हमारी हो गई इंश्योरेंस पॉलिसी के पार्ट, एक जनरल इंश्योरेंस के पार्ट। नेक्स्ट है हमारे सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। ये जो स्कीम्स है ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी के थ्रू लाई हुई थी। ये क्या था, एक जो वीकर सेक्शन है, जनरल हमारी एक सोसाइटी का पार्ट है, उनको एक छोटे छोटे इंश्योरेंस सेक्टर से जोड़ने के लिए, अगर कोई इंश्योरेंस करना चाहता है तो एक मेजर अमाउंट, मेजर प्रीमियम देना पड़ता था, बट एक बोलते हैं ना माइनर अमाउंट के साथ भी हम लोग क्या है इंश्योरेंस स्कीम से जोड़ सकते हैं। वही क्या थी मेरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अभी सोशल सिक्योरिटी स्कीम क्या थी, सबसे पहले अटल पेंशन योजना। दिस स्कीम ऑफर टू इंडिविजुअल इन द एज ग्रुप बिटवीन 18 टू 40 ईयर्स, जो 18 टू 40 ईयर्स से उनके लिए है। एक्ट टू कंट्रीब्यूट इन द स्कीम अंटिल ही अटेंड 60 एज ऑफ 60 ईयर्स, जब तक वो 60 ईयर्स की एज है तब तक से उसमें क्या है कंट्रीब्यूट करके चलना है। मतलब ये कब से 18 टू 40 ईयर्स के बीच में जो पर्सन उनके लिए स्टार्ट हो जाएगी, वो कब तक पेमेंट करना है, 60 ईयर्स तक। एक्ट एज इन्वेस्टमेंट फॉर अवेलिंग ओल्ड एज पेंशन, अगर मेरे को लगता है ओल्ड एज मेरे को पेंशन चाहिए, मेरे को एक रिटायरमेंट पेंशन चाहिए, तो मैं अटल पेंशन योजना से कनेक्ट रहूंगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जब सुरक्षा बीमा की बात करें तो इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस लेके चलेंगे। ऑफर एक्सीडेंटल एंड डिसेबिलिटी कवर, मतलब सुरक्षा की बात की तो एक्सीडेंट की बात की हमने, कवर 2 लाख एट प्रीमियम 12 पर ईयर, मतलब ईएलडी हमारे को 12 रुपीज का पेमेंट करना है पर मंथ, 1 रुपीज, 1 रुपीज के पेमेंट में मंथली हम लोग कितना पेमेंट, एक इंश्योरेंस अमाउंट ले लिया, एक्सीडेंट इंश्योरेंस ले लिया 2 लाख का। एनी इंडिविजुअल होल्डिंग सेविंग अकाउंट, बट क्या होना चाहिए, सेविंग अकाउंट्स के लिए होना चाहिए। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो गया, इसी के तरह है हमारी प्रधानमंत्री जन धन योजना। द स्कीम ऑफर सेविंग अकाउंट विद नो मिनिमम बैलेंस, यहाँ क्या है, हर पर्सन को एक सेविंग अकाउंट मिलेगा जिसमें कोई मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। एटीएम कम डेबिट कार्ड मिलेगा, तो जिसमें एक्सीडेंटल और लाइफ कवर इंश्योरेंस मिलेगा, साथ में 1 लाख का, मतलब इंश्योरेंस भी आ गया और हमारे पास बैंक अकाउंट भी आ गया, और 30,000 का रेस्पेक्टिवली। द स्कीम सुटेबल ऑफ इकोनॉमी वीकर सेक्शन, मतलब वीकर सेक्शंस के लिए क्या है, एक सेविंग अकाउंट भी खुल जाएगा और आपका साथ में इंश्योरेंस का अमाउंट भी मिल जाएगा। तो ये था जनधन योजना। ऐसे था प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, जस्ट लाइक हमारे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना था, इसी की तरह सेम है। ऑफर प्रोटेक्शन टर्म इंश्योरेंस कवर ₹2 लाख टू डिपेंडेंट द पॉलिसी होल्डर इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ एट प्रीमियम 33, वहाँ पर 12 रुपीज का था, यहाँ पर 33 पर ईयर है। एनी इंडिविजुअल इन द एज ऑफ ग्रुप ऑफ 18 टू 17 हैविंग ए सेविंग अकाउंट कैन ऑप्ट इन, मतलब दोनों सेम से हैं, बट दोनों के क्या है, नाम अलग अलग है, उस हिसाब से वर्किंग करना है। तो ये सोशल सिक्योरिटी वाली स्कीम, इसी के साथ हमारा इंश्योरेंस वाला फैक्टर खत्म आज के लिए। थैंक यू।